भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 6। शाम के 3 बजे कॉलेज बंद हुआ। कक्षा से निकलकर सोम छात्र छात्राओं की भीड़ के साथ कॉलेज के गेट से बाहर निकल आया। फुटपाथ पर बस स्टैंड के नीचे लड़के लड़कियों की भीड़ जमा हो रही थी। सिटी बस के इंतजार में सब वहां खड़े हो रहे थे। सोम भी वहां आकर एक स्थान पर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें कॉलेज के गेट पर जाकर ठहर गई। वह गेट से बाहर निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखने लगा। मन में उठ रहा अजीब सा कौतूहल उसे रोमांचित करने लगा। सहसा कॉलेज के गेट से बाहर आती हुई उस लड़की को देखकर सोम चौंक पड़ा। 3-4 सहेलियों के साथ बाहर आती हुई श्रेया को देखकर उसके अंदर हलचल मच गई। अजीब से रोमांच से मन अभिभूत होने लगा। गेट से बाहर निकलकर लड़कियां सड़क के किनारे आ खड़ी हुई। हंस हंसकर श्रेया अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। दूर से ही सोम बार बार हंसती मुस्कुराती श्रेया को देखने लगा। इस तरह श्रेया को देखना उसे अच्छा लगने लगा। कुछ समय पश्चात ही वह लाल रंग की लंबी कार लड़कियों के नजदीक आकर ठहरी। आगे का गेट खोलकर बंदूकधारी गार्ड बाहर निकला। फुर्ती से दौड़कर उसने कार का पिछला गेट खोल दिया। श्रेया ने अपनी सहेलियों से विदा ली और कार में जा बैठी। गार्ड ने कार का गेट बंद कर दिया। वह आगे की अपनी सीट पर जा बैठा। अगला गेट बंद होते ही कार आगे बढ़ गई। दूर जाती हुई कार को सोम एकटक देखने लगा। लाल रंग की वह कार थोड़ी ही देर में सोम की आंखों से ओझल हो गई। उसके मन में अजीब सी प्रसन्नता भर आई। वह मुड़ा और फुटपाथ पर चल पड़ा। सूरज ढल गया था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे कूदने लगे थे। चेतक चौराहे पर आकर वह खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। चौराहे पर तरह तरह की दुकानें खुली हुई थी। खाने पीने की होटलें, जूस और फल फ्रूट की दुकानें, चाट पकौड़ी व जलेबी की दुकानें। सभी दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गणेश होटल के सामने कढ़ाई में उबलती हुई कचौरियों की खुशबू जब उसके नथुनों में आकर टकराई तो उसके पेट में लगी भूख की आग भड़क उठी। कुछ खाने के लिए वह मचल उठा, लेकिन उसने स्वयं को रोक लिया। भीलन माँ की खून पसीने की कमाई को वह यूं व्यर्थ नहीं उड़ाएगा। भीलन माँ का बूढ़ा और दुर्बल चेहरा सहसा उसकी आंखों में प्रकट हो आया। मन में उठी भूख की इच्छा को उसने बरबस दबा दिया। वह सांवलिया टी स्टॉल की ओर बढ़ गया। 1 रुपया देकर उसने एक चाय खरीदी और एक कुर्सी पर बैठकर चाय सुड़कने लगा। चाय पेट में गई तो उसकी भूख शांत हो गई। शरीर में स्फूर्ति भर आई। टेबल पर रखी हुई अपनी नोटबुक को उठाकर वह खड़ा हो गया। सांवलिया टी स्टॉल से बाहर निकलकर वह तेज कदमों से हॉस्टल की ओर चल पड़ा। सोम छात्रावास में पहुंचा तो बालू उसे कमरे पर ही मिला। हंसते हुए उसने सोम का स्वागत किया। आओ सोम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कॉलेज में आज तुम्हारा पहला दिन था। कैसा रहा? बहुत अच्छा गुजरा है आज का दिन। 3 कब बज गए कुछ पता ही नहीं चला। तुम कमरे पर कब आए हो बालू? मुझे यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है सोम। हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं यार। आधे पीरियड खाली ही रहते हैं। अच्छी तरह पढ़ाई केवल साइंस की कक्षाओं में होती है। हाँ यार बालू, ये बात सच है। आज हमारा एक भी पीरियड खाली नहीं गया है। हर पीरियड में पढ़ाई हुई है। यह कहते हुए सोम ने अपने हाथ में लगी हुई नोटबुक टेबल पर रख दी। शर्ट पैंट उतारकर उसने खूंटी पर टांगे और पजामा बुशर्ट पहन लिया। फिर अलमारी में से अपनी नई किताबें निकालकर वह तख्ते पर बैठ गया। एक एक करके वह सभी विषयों की किताबों को पलटने लगा। बालू ने भी एक किताब खोल उठाई और तख्ते पर लेटकर वह भी पढ़ने लगा।
शाम हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। पढ़ने में कठिनाई होने लगी। बालू ने किताब बंद कर दी। वह उठकर खिड़की के नज़दीक आ खड़ा हुआ। खिड़की के बाहर उसे दूर दूर तक फैला हुआ चित्तौड़गढ़ शहर नजर आने लगा। पहाड़ों के ऊपर खड़ा चित्तौड़ का किला नजर आने लगा। हॉस्टल के पीछे बहती हुई गंभीरी नदी के जल प्रवाह को वह एकटक देखने लगा। देखते देखते ही बालू का मन उद्वेलित होने लगा। अंधेरा बढ़ गया। सोम ने भी अपनी किताबें बंद कर दी और बालू के नज़दीक आ खड़ा हुआ। खिड़की में से बाहर देखते हुए वह बोला, बाहर क्या देख रहे हो बालू? बाहर मैं अपनी प्यारी सांझ को देख रहा हूँ सोम। सांझ? ये कौन है यार? जरा मुझे भी तो बताओ। वह देखो सोम, सांझ धीरे धीरे मकानों व पहाड़ों पर उतर रही है। चारों तरफ धुंधल का पसरने लगा है। अपने आसमान में पक्षी अपने नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। जगह जगह बिजली के बल्ब चमकने लगे हैं और गंभीरी नदी में बहते हुए पानी की कल कल छल छल सुनाई देने लगी है। सांझ का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है सोम। अच्छा, तो तुम शाम ढलने की बात कर रहे हो? मैं तो समझा था यार कि सांझ तुम्हारी प्रेमिका का नाम है। हंसते हुए सोम की यह बात सुनकर बालू भी हंस पड़ा। हंसी थमी तो वह बोला, यहाँ मेरी कोई प्रेमिका नहीं है सोम। मेरी प्रेमिका तो गांव में रहती है। जानते हो, जब भी मुझे उसकी याद आती है मैं गंभीरी नदी के बहते हुए पानी को देखने लगता हूँ। नदी के पानी की कलकल छल छल में मुझे उसके पायलों की छम छम सुनाई देती है। अरे वाह, तेरा प्रेम तो महान है बालू। सोम बोला और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बालू भी उसके साथ हंसने लगा। जब हंसी थमी तो वह गंभीरतापूर्वक बोला, ये हंसने की बात नहीं है सोम, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा गांव नीमखेड़ा यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 400-500 घरों की गोलाकार बस्ती, गांव के चारों तरफ फैले हुए समतल खेत, कुएं, आम, नीम व बबूल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और पश्चिम दिशा में कलकल छल छल बहती हुई गंभीरी नदी। गांव के चारों कोनों पर 4 मंदिर स्थित है। बीच चौराहे में बाजार है, पनघट है और बाहर तलाई के किनारे खड़ा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा। पुष्पा और मैं उस स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। इस गंभीरी नदी में साथ साथ तैरे हैं और गांव के खेतों में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन 12वीं कक्षा पास करने के बाद हम दोनों बिछड़ गए हैं। पुष्पा की पढ़ाई छूट गई है और आगे पढ़ने के लिए मुझे यहाँ चला आना पड़ा है। तेरी पुष्पा कैसी है बालू? सोम का प्रश्न सुनकर बालू मुस्कुराया। आगे बढ़कर उसने बिजली का स्विच दबा दिया। कमरे में बल्ब की स्वर्णिम रोशनी का उजाला हो गया। फिर उसने खूंटी पर टंगे हुए अपने शर्ट की जेब में से पर्स निकाल कर खोला। एक लड़की का चित्र उसे दिखाते हुए वह बोला, ये मेरी पुष्पा है सोम। सोम पुष्पा के चित्र को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। गोरा रंग, काली आंखें और घने घुंघराले सिर के बाल। बालू की ओर देखकर सोम गंभीरता से बोला, सचमुच तेरी पुष्पा बहुत सुंदर है बालू। हाँ सोम, पुष्पा जितनी सुंदर है उतनी ही अच्छी लड़की है। जितना मैं उसे चाहता हूँ उतना ही वह भी मुझे चाहती है। वह आजकल गांव में टीचर की नौकरी करती है। जब भी मैं गांव जाता हूँ वह मुझे देखकर प्रसन्न हो जाती है। शाम के समय हम गंभीरी नदी के किनारे बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। आगे पढ़ने के लिए वह मुझे उत्साहित करती है और कभी कभी रुपये पैसे से भी मेरी मदद कर देती है। तू बड़ा किस्मत वाला है बालू, जो तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। पता नहीं आगे क्या होगा सोम, पुष्पा को मैं अपना जीवन साथी बना पाऊंगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। क्यों, जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो फिर क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानियां हैं, यह मैं तुझे बाद में बताऊंगा सोम। अभी तो यह परेशानी है कि मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। अब हमें सबसे पहले भोजन बनाकर पेट पूजा कर लेनी चाहिए। हंसते हुए बालू ने सोम के हाथ में से पुष्पा का फोटो खींच लिया। भोजन का नाम सुनकर सोम की
भूख भी जागृत हो उठी। दोनों मित्र मिलकर खाना बनाने में जुट गए। बालू ने परात में आटा निकाला और पानी मिलाकर उसे गूंथने लगा। सब्जी बनाने के लिए सोम आलू काटने लगा। थोड़ी देर में ही रोटी सब्जी बनकर तैयार हो गई। बालू एक परात में सब्जी रोटी लेकर बैठ गया। सोम बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर आया। दीवार पर टंगी जोगण्या माता की तस्वीर के आगे 2 अगरबत्ती लगाई। माँ के आगे नतमस्तक होकर वह खाना खाने बैठा। तो भाइयों और बहनों, ये थी मेरे उपन्यास माँ जोगण्या का भाग 6। अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।